तो नमस्कार। देखो, आज सर्कुलेटरी सिस्टम की पहली क्लास अपने ने कर ली थी। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम की पहली क्लास में अपने ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। जैसे एक तो प्लाज्मा पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ा था। ब्लड के बारे में कुछ नॉर्मल डिटेल पढ़ी थी। आरबीसी के बारे में अपने दो तीन पॉइंट किए थे। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दूसरी क्लास, जिसमें अपने टॉपिक करेंगे आरबीसी। तो देखो, अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। आरबीसी, आरबीसी, ठीक है। पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब देखो, इस आरबीसी का आपने ने पहला पॉइंट किया था कि आरबीसी का जो शेप होता है ना, वो कैसा होता है, उभया अवतल, मतलब आकार कैसा होता है। इसके अलावा वर्ताकार होती है, ठीक है, वर्ताकार होती है। अपने ने ये किया था कि आरबीसी का निर्माण पहले कहां पर होता है, योग सेक में। और इसके बाद में दूसरा अपने ने किया था कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, आरबीएम के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर। तीसरा पॉइंट अपने ने किया था कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट अपने ने किया था कि बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, या आरबीसी है वो टूटती कहां पर जाकर है, ठीक है ना। तो ये अपने ने 4 पॉइंट किए थे। और ये टूटती है कहां पर, स्प्लिन, जिसको कहा जाता है प्लीहा, या जिसको कहा जाता है तिल्ली, और कुछ एक मात्रा में लीवर में जाकर टूटती है। और लीवर में टूटने के कारण आरबीसी के दो वर्णक वहां पर बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो शरीर के अंदर रोग हो जाता है, कौन सा, पीलिया, ठीक है। अब देखो आगे आगे अपने आरबीसी का दूसरा पॉइंट करते हैं। आगे आरबीसी का छठा पॉइंट है, ठीक है। आरबीसी के छठे पॉइंट में अपने देखेंगे कि आरबीसी स्तनधारियों की जो आरबीसी है, ठीक है, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर, स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक है। केंद्रक जो है ना, वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन दो एग्जाम्पल है भैया, दो उदाहरण है, ठीक है। पहले का नाम है ऊंट और दूसरे का नाम है लामा। ये दो ऐसे जंतु हैं स्तनधारियों के अंदर जिसकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये भी याद रखना कि स्तनधारियों की भ्रूणीय अवस्था के दौरान, स्तनधारियों की भ्रूणीय अवस्था, ठीक है ना, भ्रूणीय अवस्था, और वो भी किसकी, आरबीसी की, याद रखना है आरबीसी की, ठीक है ना, आरबीसी की भ्रूणीय अवस्था। उसके दौरान आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। ये हो गया छठा पॉइंट। अब इसके बाद में सातवां पॉइंट देखो आरबीसी का। आरबीसी के सातवें पॉइंट में है कि आरबीसी की जो सामान्य मात्रा, एक फीमेल के अंदर और दूसरा मेल के अंदर, इन दोनों के अंदर कितनी होती है, ठीक है। देखो, आरबीसी की सामान्य मात्रा, एक फीमेल के अंदर, आपने कभी सीबीसी रिपोर्ट कराई होगी। सीबीसी रिपोर्ट में आपने देखा है कि सीबीसी रिपोर्ट में इस तरफ ये लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कौन सी कोशिका उपस्थित होती है, और इस तरफ लिखा है कि अपनी बॉडी के अंदर उसकी मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो स्तनधारियों के अंदर आरबीसी की मात्रा, वो भी एक मनुष्य के अंदर, वो भी फीमेल के अंदर आरबीसी की मात्रा होती है, वो होती है 4 से 4.5 मिलियन, ठीक है ना। लगभग कितनी, 40 से 45 लाख पर एमएम क्यूब, ठीक है ना, पर एमएम क्यूब। ये होती है फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर आपसे कोई पूछ ले तो 5.5 मिलियन या 5.5 मिलियन या 50 से कितनी होती है, 55 लाख पर एमएम क्यूब। ये आरबीसी की मात्रा होती है स्तनधारियों के अंदर, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में कभी भी आप सीबीसी रिपोर्ट चेक कराओ तो आप उसके अंदर देख सकते हो ये बातें, ये दोनों की दोनों बातें ना साफ साफ लिखी होती है उसके अंदर कि आपके अंदर आरबीसी कितनी होनी चाहिए, या एक मेल के अंदर आरबीसी कितनी होती है, और अब आपके शरीर के अंदर कितनी उपस्थित है। तो ये सारी की सारी बातें उसके अंदर लिखी होती है। अब इसके बाद में देखो, आरबीसी में आठवां जो रिलेटेड पॉइंट है ना, वो आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जो होती है, जैसे मान लीजिए ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये आरबीसी का आकार होता है। और इस आरबीसी के आकार पर, जैसे मान लीजिए कि आरबीसी की ये जो झिल्ली है ना, इसको कहा जाता है डोनन झिल्ली, डोनन झिल्ली। और इस डोनन झिल्ली किसके लिए तो पारगम्य होती है, ठीक है ना, किसके लिए तो पारगम्य होती है और किसके लिए अपारगम्य होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आरबीसी की जो डोनल मेम्ब्रेन है ना, वो नेगेटिव आयनों के लिए, नेगेटिव जैसे एक तो कौन सा, क्लोराइड, और दूसरा कौन सा, बाइकार्बोनेट, इनके लिए तो ये क्या होती है, पारगम्य, मतलब ये आयन अंदर और बाहर इसके
आ जा सकते हैं, ठीक है, आ जा सकते हैं। अपारगम्य, एक तो सोडियम और दूसरा कौन सा, पोटेशियम, मतलब ये आयन इस आरबीसी की झिल्ली को है वो पार नहीं कर सकते। ये होता है 8वां पॉइंट आरबीसी का। अब इसके बाद में 9वां पॉइंट देखो कि आरबीसी आरबीसी को बनने के लिए, आरबीसी को बनने के लिए अपने शरीर के अंदर क्या क्या चाहिए। तो एक तो याद रखना, एक तो होता है विटामिन बी12 और दूसरा कौन सा होता है, फोलिक एसिड। ये दो चीजें ऐसी होती है जो आरबीसी के निर्माण के लिए या रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी के बनने के लिए, स्टेम सेल के विभाजन के लिए आपको विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की क्वांटिटी है वो चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो दो डिजीज होती है, ठीक है, एक का नाम तो होता है एनीमिया, ठीक है, और एक का नाम तो होता है एनीमिया और एक का नाम होता है आरबीसी के अंदर पॉलीसाइथेमिया। इतनी बात समझ आ गई, एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया याद रखना, दोनों की दोनों जो पाई जाती है ना वो हिल स्टेशन में पाई जाती है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों की दोनों पाई जाती है। रीजन इसका क्या है, एनीमिया का मतलब होता है कि आरबीसी की संख्या में कमी, आरबीसी की संख्या में कमी, ठीक है ना, आरबीसी की संख्या में कमी। आरबीसी की संख्या में कमी क्या रहती है, एनीमिया, और आरबीसी की संख्या में वृद्धि, आरबीसी की संख्या में वृद्धि ये कहलाती है क्या, पॉलीसाइथेमिया। देखो किस प्रकार से होगा कि जैसे 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 मान लीजिए कि अभी आप मैदानी इलाकों पर रह रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, लगातार लगातार आप पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तो आपके शरीर के अंदर आरबीसी है वो टूटेगी। आगे बात समझे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट चलेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट चलेगा तो आपका शरीर है, आपके जो ऊतक है, आपकी जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा कार्य कर रही है, ज्यादा कार्य कर रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड है शरीर के लिए वो बढ़ गई है। ग्लूकोज की डिमांड एक सेल के लिए, एक ऊतक के लिए बढ़ गई है और उसकी पूर्ति करने के लिए आपकी जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है। हार्ट बीट के कारण आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आपके शरीर में आरबीसी है उसका भयंकर तरीके से परिवहन होता है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। आगे बात सुनिए, उसी आरबीसी की संख्या की पूर्ति के लिए आपके रेड बोन मैरो के अंदर भयंकर तरीके से सेल डिवीजन होता है और भयंकर तरीके से सेल डिवीजन के कारण आपकी आरबीसी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। आगे बात सुनिए, आरबीसी की मात्रा बढ़ने के कारण इस डिजीज को क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की मात्रा क्यों बढ़ी है, क्योंकि एक ऊतक, एक कोशिका, एक ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी को कार्य करने के लिए शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम करेगा तो उसको ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा चाहिए और ग्लूकोज की मात्रा की पूर्ति और ऑक्सीजन, ग्लूकोज अगर ज्यादा मिलेगी तो उसको टूटने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा चाहिए। तो इसकी पूर्ति करने के लिए आपकी आरबीसी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये रोग याद रखना, एनीमिया में आरबीसी की कमी हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे बात सुनिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। अब देखो इसके बाद में आपकी आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन एक एकल आरबीसी का रंग अगर आप देखोगे, एकल आरबीसी का रंग, तो वो आपको याद रखना कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ग्रुप आरबीसी, ठीक है ना, ग्रुप आरबीसी मतलब समूह में जो आरबीसी पाई जाएगी ना, अगर उसका रंग अगर आप देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, लाल। अब इसके बाद में आरबीसी के साथ में, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और आरबीसी के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो एक आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण आपका जो ब्लड का कलर है वो कैसा दिखाई देता है आपको, डार्क रेड, मतलब गहरा लाल दिखाई देता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो, अब अपने पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ध्यान से देखो, हीमोग्लोबिन मैं यहां पर लिख देता हूं नाम, हीमोग्लोबिन। देखो मैंने आपको ये बताया था कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी वर्ड हैं, जो बड़े वर्ड है वो दो नाम से मिलकर बने हैं। तो यहां पर हीमोग्लोबिन भी कितने नाम से बना है, दो नाम से, पहला हिम और दूसरा कौन सा, ग्लोबिन, ठीक है ना। अब देखो हिम जो है ना, हिम ये यहां पर क्या है, एक टाइप का वर्णक, ठीक है, और ग्लोबिन है वो यहां पर एक टाइप की क्या है, प्रोटीन। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो वर्णक जो है ना, वर्णक, इस वर्णक के अंदर एक धातु होती है, और कौन सी धातु होती है, फेरस। आगे बात समझे, फेरस। अगर इसके ऊपर +2 लिखा होता तो फेरिक इसको कहा जाता है, लेकिन +3 है तो इसे क्या कहा जाता है, फेरस। और इसी फेरस के कारण हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल, और आपकी आरबीसी का रंग भी कैसा होता है, लाल। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, अब मैंने आपको श्वसन में कराया था कि एक फेरस अणु के साथ में हीमोग्लोबिन, वो एक फेरस अणु के साथ में ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं,
चार जुड़ते हैं। इस प्रकार से एक रिंग बनती है, एक बल्ले बनती है, और इस रिंग को क्या कहा जाता है? पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में पर 100 ml ब्लड में, पर 100 ml ब्लड के अंदर, जब मान लीजिए कभी भी आप खून टेस्ट कराने जाओगे ना और डॉक्टर आपका 100 ml ब्लड निकालेगा, तो उस 100 ml ब्लड का जब वो टेस्ट करेगा ना, तो आपका हीमोग्लोबिन मिलेगा कितना? याद रखना कितना मिलता है? 12 से 16 ग्राम। इतनी बात समझ आ गई? 12 से 16 ग्राम। ये तो हो गया हिम प्रोटीन, ठीक है ना, हिम भाग ग्लोबिन प्रोटीन का। इतनी बात समझ, वो हिम भाग हीमोग्लोबिन का। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो आगे है अपना ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर टोटल चेन पाई जाती है 4 टाइप की, 2 अल्फा, 2 बीटा, और इसके बाद में 2 कौन सी? गामा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अलग अलग होती है दोनों की दोनों भैया। आगे बात समझे, अपने भ्रूणीय अवस्था के दौरान अलग होती है जब छोटे बच्चे होते हैं तो, और इसके बाद में वयस्क अवस्था के दौरान क्या होती है? अलग होती है। जैसे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये मिलती है कौन सी अवस्था के दौरान? भ्रूणीय अवस्था के दौरान। मतलब जब एक छोटा बच्चा होता है ना, तब उसके अंदर कौन सी ग्लोबिन प्रोटीन की चेन मिलती है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। आगे बात समझे। और अभी कौन सी चेन मिलती है? 2 अल्फा प्लस 2 गामा। ये कौन सी अवस्था के दौरान है? वयस्क अवस्था के दौरान। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे अंदर कौन सी चेन है? अभी मेरे हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 कौन सी है? गामा। इतनी बात समझ आ गई। और एक छोटे बच्चों के जब आप देखोगे तो 2 अल्फा प्लस 2 कौन सी होती है? बीटा होती है। ये यहाँ पर है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके जाए इसको, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर टोटल चेन कितनी, टोटल कितने टाइप का ग्लोबिन प्रोटीन होता है? 4 टाइप का, 2 अल्फा, 2 बीटा और 2 गामा। आगे बात समझे। भ्रूणीय अवस्था के दौरान कौन सी? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और वयस्क अवस्था के दौरान कौन सी? 2 अल्फा प्लस 2 गामा। इतनी बात समझ आ गई। मतलब एक हीमोग्लोबिन के टोटल पार्ट कितने? 2। एक तो हिम, दूसरा ग्लोबिन। आगे बात समझे। हिम यहाँ पर एक टाइप का क्या है? वर्णक। वर्णक के अंदर धातु कौन सी? फेरस। फेरस के कारण रंग कैसा? लाल। और इसी के कारण आरबीसी का रंग भी कैसा? लाल। एक फेरस अणु के साथ में ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं जो मिलकर एक रिंग का निर्माण करते हैं जिसका नाम है पोरफायरिन। और पर 100 ml ब्लड में क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, अब कभी भी आप सीबीसी रिपोर्ट चेक करो ना, तो आप उसके अंदर देख सकते हो कि आरबीसी की अगर कोई महिला ब्लड टेस्ट करा रही है तो वो चेक कर सकती है। आरबीसी होनी चाहिए कितनी? 4 से 4.5 मिलियन, और बीच में उसमें मिलेगा कि उसके अंदर कितनी है। आगे बात समझे। ऊपर आपको मिलेगा कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम, और बीच में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना उपस्थित है। इतनी बात समझ आ गई। अब एक बात याद रखना कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का एक अणु 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का एक अणु 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पर 100 ml ब्लड, मतलब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो कितने ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? तो याद रखना कि पर 100 ml ब्लड, ठीक है ना, पर 100 ml ब्लड मतलब आपका कितना हीमोग्लोबिन? 12 से 16 ग्राम। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 20 ml का। 20 ml ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेके आता है और 16 ml ऑक्सीजन शरीर से क्या निकाल देता है? बाहर। मतलब आपके शरीर के कितने परसेंट काम आती है? सिर्फ 4% काम आती है। इतनी बात समझ आ गई। ये अपने आरबीसी का टॉपिक पूरा एकदम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए। आरबीसी का पहला नाम रेड ब्लड सेल। आगे बात समझे। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिका। इसके बाद में अपने आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन 2 जंतु मैमल्स के अंदर, एक तो ऊंट और दूसरा कौन सा? लामा। इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब इसके बाद में आगे देखो, आरबीसी है उसका आकार कैसा होता है? उभयाउथल। इसके बाद में आरबीसी के अंदर वर्णक कौन सा? हीमोग्लोबिन। कितने भाग? 2। एक हिम और दूसरा ग्लोबिन। हिम है वो यहाँ पर एक वर्णक है, ग्लोबिन है वो यहाँ पर एक प्रोटीन है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है कि हिम के अंदर धातु कौन सी? फेरस। और एक फेरस कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 4 ऑक्सीजन का। आगे बात समझे। पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम। आगे इतनी बात समझे। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आरबीसी का, इसी के अंदर कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी के ऊपर जो आरबीसी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि एक नॉर्मल कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जब होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्तिग्रह। शक्तिग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करता है। किसको तोड़ने के लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब सुनो कि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है
तो यहां पर कौन सा श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन होगा या अनोक्सी श्वसन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ही अनुपस्थित है तो सीधी सी बात है कि आरबीसी के अंदर श्वसन कौन सा होता है भैया, अनोक्सी श्वसन होता है। आगे बात समझिए, मतलब यहां पर किसी भी टाइप का ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है कि आरबीसी को बढ़ने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन बी12 और कौन सी एसिड की, फोलिक एसिड की। आरबीसी की कमी हो जाए तो एनीमिया और आरबीसी बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया, ये होती है कौन से क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। अब एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आरबीसी का, कि इस प्रकार से आरबीसी का आकार होता है। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार के आरबीसी के आकार में यहां पर आरबीसी के ऊपर इस प्रकार से प्रोटीन पाई जाती है, छोटी छोटी। आगे बात समझे, ये प्रोटीन होती है दो टाइप की, अगर एक तो होती है ए टाइप की और दूसरी कौन सी होती है, बी टाइप की। अब इसी के बेस पर अपना एक निर्धारण होता है बॉडी का, ठीक है ना, कौन से का, ब्लड ग्रुप का। अगर ए टाइप की प्रोटीन है, ठीक है ना, अगर ए टाइप की, केवल ए टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। इतनी बात समझ आ गई, ए हो जाएगा। और इसके बाद में अगर बी टाइप की, मतलब ए नहीं है, केवल बी टाइप की है, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात समझे, इसके बाद में ए और बी दोनों टाइप की है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये प्रोटीन है ही नहीं, ठीक है ना, ये प्रोटीन एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। या इसे कौन सा ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। आरबीसी का ये जो प्रोटीन होता है ना, ये जो प्रोटीन होते हैं दोनों के दोनों, इन्हीं के बेस पर अपने किसका निर्धारण होता है, ब्लड ग्रुप का। और ये पाया जाना, इसको कहा जाता है एग्लूटिनोजन, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, एग्लूटिनोजन कहा जाता है, याद रखना। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो, आगे अपने अब आरबीसी का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे बात समझे, अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो। आगे अपनी दूसरी सेल स्टार्ट करते हैं, और दूसरी सेल का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दूसरे नाम याद रखना भैया, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। देखो ध्यान से, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से डब्ल्यूबीसी की मात्रा है वो शरीर के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले देखो, एक नाम होता है टीएलसी, ठीक है ना। टीएलसी की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा। कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा ये शरीर में होती है कितनी, 6000 से कितनी होती है, 8000 पर एमएम क्यूब, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। और ये हो सकती है प्लस माइनस 2000 से कितनी हो सकती है, 3000। मतलब जो कुछ डॉक्टर तो है ना, वो इसकी आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की मात्रा है ना, वो 10,000 तक मानते हैं, कुछ मानते हैं कि ये 11,000 हो सकती है, कुछ मानते हैं 7,000 हो सकती है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कितनी होनी चाहिए, 6000 से 8000। अब देखो, टीएलसी होती है ना, वो दो टाइप की होती है, याद रखना। टीएलसी दो टाइप की होती है, एक तो टीएलसी एमएल में दी होती है, एक तो टीएलसी एमएल में दी होती है, दूसरी टीएलसी एमएम क्यूब में दी होती है। अगर टीएलसी आपकी एमएल में दी है तो ये टीएलसी आपके कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और ये है आपके ऑक्सीजन और किसकी मात्रा, CO2 की मात्रा, याद रखना। आगे बात समझे, अगर टीएलसी आपकी एमएम क्यूब के अंदर दी है, मतलब किसकी मात्रा दी है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा दी है, और ये आपके कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से, याद रखना, ठीक है ना। ये एक सेल की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक गैसेस की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बात समझे, अब देखो कुल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, डब्ल्यूबीसी का जो आकार है ना, डब्ल्यूबीसी का आकार वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो अनिश्चित होता है, याद रखना। अब इसके बाद में डब्ल्यूबीसी के अंदर गति कौन सी पाई जाती है, गति कौन सी पाई जाती है, अमीबीय गति पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के हिसाब से कि डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन सी गति पाई जाती है, अमीबीय गति। इसका रीजन ये है कि अमीबीय गति डब्ल्यूबीसी किसी भी स्पेस को पार कर सकती है। आगे बात समझे, वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। किसी भी स्पेस को पार कर सकती है, किसी भी प्रकार से इसका आकार है वो चेंज हो सकता है। जैसे एक अमीबा का होता है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा का, भोजन के कणों के आधार पर। जैसे मान लीजिए, आपको मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से, मान लीजिए ये अमीबा है, इतनी बात समझ आ गई। अमीबा में भोजन का कण यहां पर आ गया इसके पास में, तो ये क्या काम करेगा कि इस भोजन के कणों को चारों ओर से इस प्रकार से घेर लेगा, जो आपके 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। आगे बात समझे, धीरे धीरे इसको इतना घेर लेगा ये
कि भोजन का कण इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर ले लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लाज्मा झिल्ली, इसकी ये जो झिल्ली है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये भोजन के कण को अंदर ले लेगी। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। आगे बात सुनिए, आरबीसी जैसी गैसों का परिवहन करती है, गैसेस का परिवहन करती है, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी है ना, वो शरीर के अंदर क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। याद रखना। आगे क्या बात सुनिए, ठीक है ना। इसका मेन कार्य होता है शरीर की रोगों से क्या करती है, ये सुरक्षा करती है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। आगे इतनी बात समझे, टीएलसी कितनी होती है, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। आकार निश्चित होता है, गति अमीबीय गति, और इसके बाद में एंटीबॉडी बनाती है या रोगों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है डब्ल्यूबीसी टोटल कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। याद रखना, डब्ल्यूबीसी को कणिका के बेस पर बांटा गया है, ग्रेन्यूल्स के बेस पर बांटा गया है, कणिका। आगे बात समझे, सबसे पहले होती है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट को कहा जाता है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। और दूसरी होती है कौन सी, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, और एग्रेनुलोसाइट को कहा जाता है अकणिका युक्त। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो कणिका युक्त कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक छोटी सी डब्ल्यूबीसी है, इतनी बात समझ आ गई। इसमें इस प्रकार की छोटी छोटी कणिका पाई जाएगी, इस प्रकार की। इतनी बात समझ आ गई। अब सुनो मेरी बात है, अब अपने बायोलॉजी के अंदर दो रंग होते हैं, दो डाई होती है, एक तो मिथाइलिन ब्लू और दूसरी इयोसिन। आगे बात समझे, दोनों में एक तो पिंक कलर की होती है और एक ब्लू कलर की। इतनी बात समझ आ गई। जब आप इसके ऊपर डालोगे, अगर ये कणिका है तो ये उन रंगों का अवशोषण कर लेगी और ये डब्ल्यूबीसी आपको रंगीन कलर की दिखाई देगी। आगे बात समझे, मतलब कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी में इस प्रकार की छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है, और जब आप इसके ऊपर कोई भी रंग डाल दोगे तो ये उसका अवशोषण कर लेगी, और अवशोषण करने के बाद में आपको रंगीन कलर की दिखाई देगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये कणिका है ही नहीं, आगे बात समझे, कणिका नहीं है तो रंगों का अवशोषण नहीं होगा, और रंगों का अवशोषण नहीं होगा तो ये आपको सफेद कलर की ही दिखाई देगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एग्रेनुलोसाइट या अकणिका युक्त। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में ग्रेनुलोसाइट को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद रखना, पहली होती है बेसोफिल, ठीक है ना, पहली कौन सी होती है, बेसोफिल। दूसरी होती है एसिडोफिल, एसिडोफिल, और इसके बाद में इसी का नाम है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, और इसके बाद में तीसरी होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है, तीसरी होती है न्यूट्रोफिल। और इसके बाद में ये होती है 2 टाइप की, याद रखना, एक तो होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरी कौन सी, लिम्फोसाइट। आगे बात में इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, और इसके बाद में दूसरी कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट। इतनी बात समझ आ गई, टी लिम्फोसाइट। अब क्वेश्चन सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन ये आता है कि डब्ल्यूबीसी को सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को किसके आधार पर डब्ल्यूबीसी का किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, कणिका के आधार पर किया गया है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये आएगा, इसको हिंदी में कहा जाता है क्षारीय रागी, ठीक है ना, क्षारीय रागी। सीधी सी बात है, प्रकृति कैसी होगी, क्षार के जैसी होगी। इसको कहा जाता है अम्लीय रागी, ठीक है ना, अम्लीय रागी, एसिड नाम आया तो अम्लीय रागी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है उदासीन, ठीक है ना, उदासीन रंजक या उदासीन रागी। इतनी बात समझ आ गई। ये मोनोसाइट होगी और ये लिम्फोसाइट। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इनकी एक एक लाइनें आपको याद रखनी है, कौन सी डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में होती है, कौन सी कम मात्रा में होती है, कौन सा बॉडी का सबसे हार्ड इम्यून सिस्टम बनाती है, कौन सी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करती है, मतलब कौन सी किसका फैगोसाइटिक नेचर होता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसका फैगोसाइटिक नेचर होता है। आगे बात समझे, देखो एक एक पॉइंट अपने ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हिपेरिन, हिस्टामीन, और इसके बाद में एक और होता है सेरोटोनिन, ठीक है ना, सेरोटोनिन। इनका स्त्रावण कौन करती है, इनका स्त्रावण कौन करती है, इनका स्त्रावण कौन करती है। पहला क्वेश्चन तो है ये डब्ल्यूबीसी का। आगे बात समझे, तो इसका उत्तर याद रखना, इसका स्त्रावण कौन करती है, बेसोफिल करती है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, ये जो यहां पर नाम लिखा हुआ है ना, जिसका नाम क्या है, हिपेरिन, इसको कहा जाता है नेचुरल एंटीकोंगुलेंट, नेचुरल एंटीकोंगुलेंट। कोंगुलेंट का मतलब होता है प्रति रक्त स्कंदक, ठीक है ना, प्रति रक्त स्कंदक। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से, प्रति रक्त स्कंदक, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में अपने जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो रक्त का थक्का बनाते हैं। आगे बात सुनने, जैसे मान लीजिए मेरे इस हाथ पर यहाँ पर चोट लग गई, आगे बात सुनने, तो मेरी बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर है, जो रक्त का थक्का बनाएंगे, इस रक्त को बहने से रोकेंगे, वो मेरे ब्लड के अंदर ही है।
आगे बात समझे, तो वो कभी भी ब्लड को जमा सकते हैं, ठीक है ना, उसका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो ब्लड जम सकता है तो यहां पर भी ब्लड है वो जम सकता है। आगे बात समझे, तो इसको जमने से रोकने के लिए अपने शरीर में हिपेरिन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसको कहा जाता है प्रतिरक्षकंदक। इतनी बात समझ आ गई। कभी भी ब्लड को जमने नहीं देता ये। अगर ये नहीं होगा हिपेरिन, तो ब्लड की जगह जगह पर क्लॉटिंग हो जाएगी, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो प्रतिरक्षकंदक कौन होता है? हिपेरिन होता है। इतनी बात समझ आ गई। बायोटेक्नोलॉजी ने अभी जो हिपेरिन है वो आर्टिफिशियल तरीके से भी बना लिया है। आगे बात समझे, ठीक है ना। और इसका स्त्रावण अपने शरीर में करती कौन है? बेसोफिल करती है। अब आगे वाला क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि एलर्जी के समय, ठीक है ना, एलर्जी के समय किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एलर्जी के समय किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एलर्जी के समय किसकी मात्रा बढ़ जाती है? देखो ध्यान से, एलर्जी के समय याद रखना आपके शरीर के अंदर एक डब्ल्यूबीसी होती है जिसका नाम क्या होता है? एसिडोफिल, ठीक है ना, एसिडोफिल। और इसी को कहा जाता है इयोसिनोफिल। इसकी मात्रा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बात समझे, ठीक है ना। किस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि कुछ एक मनुष्य होते हैं, जैसे डस्ट के कारण उनको एलर्जी हो जाती है। कुछ एक जो होते हैं, जैसे गार्डन के अंदर चले गए तो वहां पर पोलन के छोटे छोटे परागकण होती है, उसके संपर्क में आते हैं तो एलर्जी हो जाती है, ठीक है। म्यूकस का स्त्रावण होने लग जाता है, श्वास नली के अंदर म्यूकस बढ़ने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और एलर्जी के समय एसिडोफिल या इयोसिनोफिल है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बात समझे, और वैसे इसका दूसरा नाम भी लिखा हो सकता है, इसको कहा जाता है IgE। आगे बात समझे, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन है कि सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है, ठीक है ना। सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है? कौन सी होती है? याद रखना, सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है? बेसोफिल होती है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। इतनी बात समझ आ गई। सबसे कम मात्रा में तो अब की बार कौन सी आ जाएगी? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? मात्रा में कौन सी होती है? तो ये होती है न्यूट्रोफिल। याद रखना, ठीक है ना, ये होती है न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल होती है कम से कम पूरी डब्ल्यूबीसी का बनाती है कितना? 60 से 65%। और ये पूरी डब्ल्यूबीसी का 0.1 से लेकर 0.5% तक का पार्ट बनाती है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुनो। ये तो हो गए 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन सुनो कि फेगोसाइटिक नेचर किसकी होती है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फेगोसाइटिक नेचर, फेगोसाइटिक नेचर को कहा जाता है वरहद बक्षाणुक प्रकृति, ठीक है ना, वरहद बक्षाणुक प्रवृत्ति या प्रकृति। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, फेगोसाइटिक मेन जो नेचर होती है ना, याद रखना ये किसकी होती है? एक तो न्यूट्रोफिल की, ठीक है ना, और दूसरी होती है सबसे बड़ी किसकी? मोनोसाइट की। सबसे बड़ा आकार होता है, याद रखना कैसा? सबसे बड़ा आकार होता है, सबसे बड़ा आकार होता है। फैगोसाइटिक नेचर कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर ये कोई भी अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया, इसको अपने बैक्टीरिया बोल सकते हैं। आगे बात समझे, इसको अपने वायरस कहा जा सकता है। तो इसको मारने के लिए, जैसे मान लीजिए ये मोनोसाइट है, सबसे बड़ा आकार होता है, सबसे बड़ा केंद्रक भी इसी का होता है। आगे बात समझे, इसको मारने के लिए ये अपना आकार परिवर्तन कर लेती है और धीरे 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 ये अपना आकार और ज्यादा बढ़ा लेगी। मतलब इस प्रकार से ये अपने आकार को पूरा बड़ा कर लेती है और धीरे धीरे क्या होता है कि अमीबीय गति के द्वारा इस एंटीजन को अपने शरीर के अंदर ले लेगी। आगे बात समझे, और अंदर लेने के बाद में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने अंदर से कुछ लिक्विड है वो इसके अंदर डाल देगी और डालने के कारण इसकी प्लाज्मा झिल्ली फट जाएगी और फटने के बाद में इसका जितना भी जीव द्रव्य है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा और ये बैक्टीरिया यहाँ से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसके इस नेचर को क्या कहा जाता है? फेगोसाइटिक नेचर। सबसे बड़ा आकार होता है, सबसे बड़ा केंद्रक भी मोनोसाइट का होता है। याद रखना, इतनी बात समझ आ गई। और ये याद रखना इसका केंद्रक कौन से आकार का होता है? एक तो होता है किडनी और दूसरा होता है बीन शेप, ठीक है ना, बीन शेप। और बीन शेप को कहा जाता है सेम का बीज, ठीक है ना, सेम के बीज के आकार का केंद्र किसका होता है? तो पूछा जा सकता है किसका होता है? मोनोसाइट का होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन बनता है लिम्फोसाइट के ऊपर, ठीक है ना, लिम्फोसाइट के ऊपर कि लिम्फोसाइट जो है ना, लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है। एक तो कौन सी? बी और दूसरी कौन सी? टी। हमेशा याद रखना जितनी भी डब्ल्यूबीसी है ना, जितनी भी डब्ल्यूबीसी है, सारी डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी लगभग आपकी बनती कहां पर है? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है, ठीक है ना, लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। इतनी बात समझ आ गई। कुछ जैसे अपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होती है, जैसे एक तो आपने आंख के अंदर नाम सुना होगा, अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, ये हो गया, टॉन्सिल का नाम सुना होगा, ये हो गया। इसके बाद में
लीवर, ये भी डब्ल्यूबीसी बनाती है, लेकिन मेन किसके अंदर बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है, जिसमें एक तो कौन सी? बी और दूसरी कौन सी? टी। अब देखो रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर जिसकी परिपक्वन अवस्था आएगी, परिपक्वन मतलब वो जब वहां पर बड़ी हो जाएगी ना, तो उस लिम्फोसाइट को क्या कहा जाएगा? बी लिम्फोसाइट। और जब ये जो बी लिम्फोसाइट है ये कुछ अपनी आ जाती है थाइमस ग्रंथि के अंदर, ठीक है ना, थाइमस ग्रंथि के अंदर, थाइमस ग्लैंड के अंदर, थाइमस ग्रंथि के अंदर जिसकी परिपक्वन अवस्था आएगी, मतलब वहां पर जब वो बड़ी होगी तो उसको कहा जाता है कौन सी लिम्फोसाइट? टी। बी से नाम कन्वर्ट हो गया, कौन सा आ गया? टी। थाइमस यहां पर होती है अपने छोटे से आकार की होती है, जब जन्म होता है ना तो बहुत बड़ी होती है, धीरे 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 जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो ये रेड्यूस होती जाती है, मतलब बॉडी से गायब हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि थाइमस का आकार बिल्कुल ही छोटा हो जाता है, और बिल्कुल छोटा होने के कारण अपना जो इम्यूनिटी पावर है ना वो गिर जाती है, और स्लो हो जाने के कारण अपना शरीर है वो रोगों से घिर जाता है। आगे बात समझे तो ये आपके डब्ल्यूबीसी का एक छोटा सा और टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, और अब आगे वाला टॉपिक अपने करेंगे कल, ठीक है ना। तब के लिए धन्यवाद।